Hi everyone, welcome to your channel CBSE English Classroom. Dear students, in this video today we are going to learn a very beautiful poem, a very important poem that is A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. ये पोएम क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है और ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ एंड लाइक कीजिए। अब चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे और एनालिसिस करते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आएगा और साथ में मैं पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज हुआ है उसको ही मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ओके। एंड वर्ड मीनिंग्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो है ये क्या बताया गया है, ये देखिए टाइगर इन द जू। जू मतलब जानते हैं ना, चिड़ियाखाना, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है। और टाइगर तो आप जानते हैं ही, बहुत ज़्यादा ही टेरिफिक है और बहुत ज़्यादा एक लार्ज साइज का एक एनिमल है। जैसे और भी है, लायन है ना, चीता है। तो इस पोएम में एक्चुअली लेस्ली नॉरिस क्या बताना चाहता है ना, एक टाइगर का जू में रहना, उसके साथ क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं। हम सब जानते हैं टाइगर जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है, जंगल में, लेकिन ये जू में है अभी। तो यही चीज़ समझना है इस पोएम में। दिस पोएम, चलिए एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ को। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब एक टाइगर जैसे एक जू में है ना, और एक टाइगर जो है मान लीजिए एक नेचुरल हैबिटेट में, मतलब फॉरेस्ट में है। ये दोनों के बीच में जो है यहाँ पर दिखाया गया कि कॉन्ट्रास्ट, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। एक टाइगर अगर जू में रहे और एक टाइगर अगर नेचुरल हैबिटेट पे रहे, मतलब फॉरेस्ट में रहे, जंगल में रहे। तो द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और ये पोएम क्या करता है, जू से जंगल की तरफ लेके चलता है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से जू में आता है। तो पोएम को साइलेंटली पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टैंजा बताता है टाइगर के जू में है और कौन सा बताता है कि टाइगर जंगल में है। हम लोग पोएम को पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। टोटल कितना स्टैंजा है? टोटल स्टैंजा है 1 2 3 4 5, 5 स्टैंजा है। ठीक है, ओके। समझते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। ये जो स्टॉक्स वर्ड यूज हुआ है, आप देखिए, इसका मतलब होता है मूविंग क्वाइटली। इसका मतलब होता है मूविंग क्वाइटली, QUITLY, क्वाइटली। और जो विविध होता है, विविध मतलब कलरफुल होता है, लेकिन यहाँ पर कलरफुल नहीं होगा, यहाँ पर ब्राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्राइट होता है। तो और तो यहाँ पर अगर पूरा इस स्टैंजा का क्या मीनिंग है कि पोएट कहते हैं कि बाघ जो है ना, वो अपने पिंजरे में इधर-उधर चहलकदमी करता है। ठीक है, और उसके जो शरीर में क्या है, एक स्ट्राइप्स है। शरीर में क्या है, विविध स्ट्राइप्स है, मतलब जो है एक ब्राइट स्ट्राइप्स है, धारियाँ चमकदार। और फिर क्या है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब उनके जो नरम मखमली जैसे पंजों पर चलता है ना। उनका जो पंजा है वो कैसा है, नरम, वेलवेट टाइप का है, मखमली। और इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब आप जानते हैं एंगर, गुस्सा, है ना। तो बताते हैं यहाँ पर कि बाहर से वह शांत दिखता है, लेकिन भीतर भीतर ही भीतर गुस्से से भरा हुआ है। और गुस्से में ही जो है वो अपने ही पिंजरों के अंदर इधर-उधर चहलकदमी कर रहा है। ठीक है, और बहुत गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि बाघ जो है कैद में है और उसकी जो शक्ति है और असली जो पहचान है वो दब गई है। क्यों? क्योंकि वो अभी जू में है, होना चाहिए कहाँ? जंगल में, मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेंजा क्या बताया कि बाघ जो है कैद में है, उसकी शक्ति और असली पहचान दब गई है। और उसका जो पंजे है वो कैसा है, वेलवेट की तरह मखमली है। उसके शरीर में क्या है, स्ट्राइप्स है, ब्राइट चमकदार स्ट्राइप्स है। वो कैसे चलता है, क्वाइटली चलता है, एकदम बहुत धीरे-धीरे अंदर में चल रहा है ना। तो बाघ अपने पिंजरे में इधर-उधर चहलकदमी कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टैंजा। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग सेकंड स्टैंजा में। तो हमारा सेकंड स्टैंजा हो गया ये। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास।
तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। उसमें है लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है छुपे रहना, वेटिंग इन हाइडिंग, है ना। लर्किंग का मतलब वेटिंग इन हाइडिंग, वेटिंग इन हाइडिंग, ठीक है, छुपे रहना। और एक अगला मिलेगा आपको प्लम डियर। तो प्लम का मतलब होता है आपका कैसा, प्लम का मतलब होता है हेल्दी, है ना। प्लम का मतलब हेल्दी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेंजा में क्या बता रहा है, सेकेंड स्टेंजा में जो बता रहा है आपको, क्या बता रहा है यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में, तो यहाँ बताता है कि पोएट क्या कह रहे हैं कि असली जगह जो है पर बाघ को जंगल में होना चाहिए, है ना। और उसे छाया में छुप कर रहना चाहिए। ही शुड बी लार्किंग इन शैडो। कहाँ छुपे रहना चाहिए, छाया में, है ना। और लंबी घास में धीरे धीरे चलना चाहिए। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब चलना, मूविंग स्लोली, किसमें, घास के अंदर, थ्रू लॉन्ग ग्रास। और नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, वाटर होल मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जलाशय के पास। क्या करेंगे वहां पर, क्या करेंगे उसी जगह पे जो मोटे ताजा ताजे जो हिरन पानी पीने आते हैं, है ना, तो वो वहीं शिकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब एक टाइगर को जू के अंदर, एक पिंजरे के अंदर नहीं होना चाहिए, एक टाइगर को इस जगह में होना चाहिए, ऐसा ऐसे ही नेचुरल हैबिटेट में। तो ये नेचुरल हैबिटेट, ऊपर में बताए थे ना कि कौन सा जू वाला, कौन सा नेचुरल हैबिटेट वाला, तो ये क्या है, ये नेचुरल हैबिटेट वाला है, ठीक है। इससे पता चलता है कि टाइगर को नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, जहाँ पर उसको घास के अंदर दबे हुए पैर पे चलना चाहिए धीरे धीरे, और छुपे रहना चाहिए, ताकि कोई भी जो है वहाँ पर एक हिरन पानी पीने आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ताज़ा है, और फिर वो उसका शिकार करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बाघ को होना चाहिए। मतलब बाघ की असली जीवन जो है फ्रीडम है, शिकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैद ने उसे उस जीवन से वंचित कर दिया। द टाइगर इज इन इम्प्रिजन्ड, है ना, वो अभी उसको कैद कर दिया गया है, लेकिन उसको फ्रीडम चाहिए और शिकार से जुड़ा हुआ उसकी जीवन है, जंगल में रहना उसका जीवन है, लेकिन कैद ने उसे क्या कर दिया, उसके जीवन से वंचित कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोएट इस स्टैंजा में क्या बताना चाहते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा हो गया। अब सीधा चलते हैं हम लोग किसमें, थर्ड स्टैंजा में। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, पहले उसको देख लेते हैं, है ना। तो स्नर्लिंग का मतलब होता है ग्रोल करना, गुर्राना, एग्रेसिव साउंड, है ना, GROWL, ग्रोल, गुस्सा करना, घुर्राना। बेयरिंग का मतलब जो होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया है बेयरिंग, इसका मतलब होता है प्रकट करना, रिवीलिंग, REVALING, रिवीलिंग, ठीक है। और आपका जो है टेरराइजिंग मतलब डराना, है ना, किसी को भी डराना। तो यहाँ पर पूरा जो है इस स्टैंजा का मीनिंग क्या बोल रहे हैं उसको देखिए। यहाँ बताना चाहते हैं पोएट कि बाघ को जंगल के किनारे गांव के पास होना चाहिए, है ना, और वह अपने सफेद दांत और नुकीले जो पंजे दिखाकर गरजता डर पैदा करता है, ठीक है। तो लोग उसकी दहाड़ से डर जाते, मतलब डरते, ये बात कहना चाहता है। मतलब देखिए, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, मतलब उनको होना चाहिए घर के आस-पास में, जो कि जंगल के किनारे में जो जो भी घर है, जो भी गाँव है वहाँ पर, और डराते, है ना। क्या दिखा कर डराते? अपने जो व्हाइट कलर के जो उनके दाँत है, नुकीली दाँत है, उनके जो पंजे है ना? वो दिखा के, और गाँव वाले को जो है डराते, टेरराइजिंग द विलेज। टे विलेज मतलब गाँव को नहीं, गाँव के अंदर लोगों को रहने जो भी रहते थे उनको, है ना? समझ में आई बात? तो ये भी नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, इस स्टैंजा का मतलब इन शॉर्ट कि बाघ जंगल का राजा है। हाँ? तो वैसे तो लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, लेकिन अगर देखा जाए पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है, इसको भी हम बोल सकते हैं। वह क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और उसका जो अस्तित्व है, लोगों के मन में डर है और सम्मान पैदा, लोग पहले से उनको देख के डर जाते हैं और पहले से दूर चले जाते हैं, और अपने जो है अपने आप को सेफ ज़ोन में कर लेते हैं, है ना? एक बाघ का एक अलग एक वो है, डराते हैं। तो अब सीधा हम लोग चलेंगे चौथा जो है स्टैंजा में। लेकिन अभी क्या है, बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन अब वो लॉक्ड है, किसमें लॉक है? कंक्रीट सेल,
कंक्रीट सेल किसे कौन सा सेल है? जो जू में जो टाइगर को सेपरेटली एक सेल बना जाता है, वो कंक्रीट सेल के अंदर रहता है ताकि वो तोड़-फोड़ के बाहर ना निकल पाए, है ना? तो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो ये कह रहे हैं कि बाघ अभी पिंजरे में कैद है, ये तो सच्चाई है, और कंक्रीट की दीवार में उसकी पूरी ताकत बेकार हो चुकी है। मतलब उसका जो ताकत है ना, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो खत्म। मतलब अब उसमें उस ताकत है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। द टाइगर इज हेल्पलेस, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ही कांट डू एनीथिंग। तो इसीलिए जो है वह पिंजरे के छोटे से हिस्से में बार बार घूमता रहता है, वो चलते रहता है और अंदर में बहुत गुस्सा है, और बाहर से देखने वाले लोगों को जो है वो अनदेखा कर देते हैं। जू में क्या होता है, बाहर वाले लोग विजिट करते हैं और देखने आते हैं एनिमल्स को, ये को, तो वो एक एंटरटेनमेंट का एक ये बन गया है। जैसे मानो कि मैं एक एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर हूँ। वो इसीलिए वो इग्नोर करते हैं विजिटर्स को, जो भी उसको देखने आते हैं, अनदेखा करते हैं। मतलब टाइगर जो है अभी मजबूर है, ये उनकी मजबूरी है इस कंक्रीट सेल के अंदर रहना। उसकी आज़ादी और शक्ति दोनों छीन चुकी है। वो जो फ्रीडम रहता है उनके पास, उनका जो स्ट्रेंथ है, वो दोनों अभी खत्म है। क्यों? वो छीन चुकी है क्योंकि द टाइगर इज इन द कंक्रीट सेल। क्लियर? तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। तो स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर फिजिकल पावर की बात कर रहे हैं ना। जो स्ट्रेंथ होता है टाइगर का, वो क्या है? वो फिजिकल पावर है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। स्टैंजा नंबर 5। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स कौन होते हैं? जो सिक्योरिटी होते हैं, है ना, पेट्रोलिंग करते हैं देखने के लिए। वॉचमैन होते हैं जो वेदर ऑल द एनिमल्स आर सेफ और नॉट, मतलब सब ठीक ठाक है कि नहीं, जो जू के अंदर जितने भी एनिमल्स है, जितना भी सब कुछ, तो वो लोग क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, तो उन्हीं को पेट्रोलिंग कार्स है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। सो कौन है यहाँ पर? यहाँ पर टाइगर को ही बोला गया है, टाइगर को ही बोला गया है। ये वाला पोएटिक डिवाइस तो बताना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को नॉन ह्यूमन बीइंग को अगर ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं ना, पर्सोनिफिकेशन। अभी पोएम के बाद अभी पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे, फिर भी आपको बता दिए। तो एंड स्टीयर्स, स्टीयर मतलब होता है देखना, है ना, टू लुक, कौन कैसा? टू लुक कॉन्स्टेंटली, है ना, विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, यहाँ पर ब्रिलियंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, चमकदार, जिसको बोलते हैं चमकीला। ठीक है, चमकीला, चमकीला तारा, तारे। तो यहाँ पर लास्ट स्टैंजा का मीनिंग क्या है कि रात में जब सब सो जाते हैं ना, तो बाघ सिर्फ जो पेट्रोलिंग कार्स वाले पुलिस या गार्ड की गाड़ियाँ जो आती है, उसकी आवाज़ सुनती है। मतलब उनकी आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है, ठीक है? और वह अपनी चमकदार तेज आँखों से ऊपर आसमान की ओर देखता है, और वहाँ चमकते तारे उसे देखते हैं, लेकिन वह उन्हें छू नहीं सकता है, तो उनकी आज़ादी को वो महसूस कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कैद में जो बाघ का जीवन एकदम बिल्कुल अलोन हुआ है, मतलब लोनलीनेस फील कर रहा है अभी, और उदास भी है, और उसकी नज़रें हमेशा आज़ादी की ओर होती है। तो इसीलिए एक एक तरफ से जब आप बोलेंगे कि ब्रिलियंट आइज़ ब्रिलियंट स्टार्स को देखते हैं ना, तो हम यहाँ से बता सकते हैं एक तरफ से वो होप देख रहे हैं ना, होप। क्या होप है? कि रेनबो, रेनबो विल अपीयर इन माय लाइफ, मतलब मेरे जीवन में भी एक दिन बिल्कुल ऐसे ही चमकदार होगा जैसे ये स्टार्स अभी ट्विंकल कर रहा है, अभी शाइनिंग कर रहा है। माय लाइफ विल बी आल्सो द सेम। तो एक उम्मीद, एक होप है, इसीलिए आसमान में तारे ताकते रहते हैं और देखते हैं, और उसमें महसूस करते हैं अपनी आज़ादी को, है ना, कि फ्रीडम को। क्योंकि मेरी भी ताकत है, मेरी भी फिजिकल पावर है, स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है और मुझे कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पोएट का जो है, पोएम का पोएट का नाम जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कभी कभी कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, तो आपका आंसर लेस्ली नॉरिस होगा। स्पेलिंग भी देख लेना है, कभी कभी स्पेलिंग में भी एरर करने लगते हैं आप लोग। ओके, वेरी गुड। अब सीधा चलेंगे जो है को, इसका एक्चुअली में तो सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है कि ये दिस पोएम जो है कैद और आज़ादी का गहरा अंतर दिखाता है ना? क्या दिखा? जंगल का जो बाघ होता है वो ताकतवर होता है, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है ना? और खतरनाक होते हैं। लेकिन चिड़ियाघर का जो बाघ मजबूत
मजबूर है, कैद है और दुखी भी है। तो पोएट यह संदेश देते हैं कि हर जीव को आज़ादी चाहिए, किसी को भी उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो छीनकर कैद में रखना ये गलत है। तो ये सीख है कि हमें जानवरों को भी उनकी असली जगह जंगल में ही रहने देना चाहिए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हम उनके जीवन और स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, है ना? तो कैद में बंद जानवर हमारी मनोरंजन की चीज़ नहीं, मतलब वो हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रख सकते, बल्कि दुःख और अन्याय का एक प्रतीक कह सकते हैं। ठीक है? आप समझ गए होंगे कि द पोएम टीचेस अस दैट एवरी लिविंग क्रिएचर डिजर्व्स फ्रीडम, है ना? बट इन दिस पोएम इन द जू द टाइगर इज हेल्पलेस एंड वेरी एंग्री, साइलेंट एंड ट्रैप्ड बिहाइंड बर्ड्स. But the tiger should be in the forest, the tiger should be in the jungle. The tiger is free, powerful, and feared. Okay, so this poem also shows the contrast between a tiger in the zoo and a tiger in the जंगल. आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से. वेरी नाइस, वेरी गुड, समझ में आ जाना चाहिए. अब हम लोग चलते हैं दो चार पोएटिक डिवाइस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना? राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम आप आसानी से बोल सकते हैं. राइम स्कीम क्या क्या है इसमें, है ना? कौन सा राइम स्कीम यूज हुआ है? ये हो गया स्ट्राइप्स, ये केज बी, ओके, क्वाइट सी और रेज हो गया बी. तो ये बी सी बी, ये हमारा क्या हो गया? राइम स्कीम. क्लियर? आप इस पे भी देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा वही राइम स्कीम. ठीक है, जैसे देखिए शैडो, है ना? ए, ग्रास बी, होल सी एंड ग्रास एंड पास बी. तो ए बी सी बी इज द राइम स्कीम. वेरी नाइस. उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका एलिट्रेशन में. एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड्स, है ना? रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड को हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए बिहाइंड बार्स कौन सा साउंड रिपीट हुआ है? कॉन्सोनेंट बी. तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एलिट्रेशन. ठीक है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया. और भी आपको देखने को मिलेगा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल. ठीक है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा. अभी आप देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर प्लम पास. ठीक है, प्लम पास. तो पी साउंड का रिपीट हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड का. ठीक है, तो ये और भी. तो उसके बाद हम लोग चलते हैं और पीडी डिवाइस पे. एंजम्पमेंट तो जानते हैं, कोई भी लाइन जैसे कंटिन्यू हो जाता है बिना पंक्चुएशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है कि वो एंजम्पमेंट है ना? एंजम्पमेंट कैसे लिखते हैं उसको? ENJMBMENT, एंजम्पमेंट. जैसे यहाँ पर देखिए एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज. तो इसके बाद कोई पंक्चुएशन यूज हुआ है? सीधा कंटिन्यू हो गए, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा है, तो इसे ही बोलते हैं एंजम्पमेंट. क्लियर हुआ? ओके. उसके बाद जो है आप इमेजरी भी देख सकते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ये इमेजरी यूज हुआ है. ठीक है, ये इमेजरी यूज हुआ है. आप चलिए यहाँ पर, ये देखिए ये फर्स्ट लाइन में ही इमेजरी आपको देखने को मिलेगा. क्लियर? तो ये है इमेजरी. उसके बाद जो है मेटाफर भी है. पैड्स ऑफ वेलवेट, है ना? उसके पंजे किसके तरह? वेलवेट की तरह कंपेयर किया है ना, लेकिन कोई एज लाइक नहीं लगाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाफर. कंपेरिजन विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक. ओनोमोटोपोइया भी यूज हुआ है. सिनरलिंग साउंड, कोई भी साउंड जो होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका जो है क्या? साउंड जो भी होता है स्नैरलिंग. तो ये हो गया ओनोमोटोपोइया. ONOMATO PO, है ना? POEIA, ओनोमोटोपोइया, है ना? उसके बाद आपका हो गया और भी बहुत सारा आपको है देखने को मिलेगा, है ना? क्वाइट रेज. ये देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ पता है? यहाँ पर यूज हुआ है आपका ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन, ठीक है. यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑपोजिट इन मीनिंग. क्वाइट अलग है, क्वाइट मतलब तो शांत होता है, रेज मतलब गुस्सा. शांत गुस्सा कैसे हो सकता है ना? यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑपोजिट इन मीनिंग. एडजेक्टिव यूज किया लेकिन मीनिंग ऑपोजिट कर रहा है उसका, है ना? उसके बाद पर्सनिफिकेशन तो बता दिए, टाइगर को ही बोला है, बाकी राइट्स बता दिए. आई होप आपको पोएम समझ में आ गया होगा. दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना? आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप supporting and keep subscribing the channel. Take care of your health, take care of yourself. Have a great day.